यहीं से स्टार्टिंग है क्या बेटा? शायद चैप्टर लास्ट यही है, आई थिंक पेज लास्ट यस मैम। है ना, यहीं से स्टार्टिंग से पढ़ना है ना? ठीक है, चलिए पहले फिर हम यही पढ़ेंगे, बाकी फिर जो ये बुक अपनी कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है लेखक कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। मान लो किसी व्यक्ति विशेष का दृष्टिकोण है, ठीक है, वो किसी के साथ असमान कोशिश कर रहा है, किसी भी चीज को पाने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो सबके समान नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मान लो उसका व्यवहार थोड़ा असमान हो गया, उसका व्यवहार भी सबके समान नहीं है, ठीक है, तो हम उस चीज को मतलब अनुचित नहीं कह सकते। यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति सबके समान प्रयत्न न करके अपना प्रयत्न अलग से कर रहा है, ठीक है, या उसका व्यवहार जो है वो सबके समान नहीं है, तो इस चीज को हम अनुचित नहीं कहेंगे, ठीक है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। हर व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। सब मतलब एक जैसा काम नहीं कर सकते, सबकी सोच जो है वो एक जैसी नहीं होती है, हर चीज में डिफरेंस होता है, ठीक है। सबकी बुद्धि जो है वो अलग अलग होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाने में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है। यहाँ पर लेखक पूछ रहा है कि जो उसके एक प्रथम दो बातें कौन सी है, एक तो उसका प्रयत्न क्या है, असमान है, ठीक है, उसका व्यवहार क्या है, असमान है, तो क्या हम इस आधार पर क्या हम उसके साथ, उन लोगों के साथ जो मतलब एक जैसा व्यवहार करते हैं और कुछ लोग सबके साथ ना मिलकर अपना अलग व्यवहार करते हैं, तो क्या हमारा उन सबके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करना उचित होगा, उचित होगा क्या, ठीक है। तो वहां पर ये जो हमारा व्यवहार सबके साथ अलग अलग करना उचित नहीं है, ठीक है। फिर उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, यदि उत्तम आचरण की प्रतियोगिता की जाए, ठीक है, कि सबका आचरण सबसे उत्तम किसका है, उसमें लेखक कह रहा है कि कौन से लोग बाजी मारेंगे वहां पर, जिसको उच्च कुल मिला हुआ है, ठीक है, जिसने उच्च जाति में जन्म लिया है। फिर क्या है, जिसकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई है। तीसरा, पारिवारिक ख्याति, उसके परिवार की कितनी प्रसिद्धि है उसका। फिर पैतृक संपदा, उसको अपने पिताजी से संपदा में, संपत्ति में क्या मिला हुआ है, बहुत कुछ मिला हुआ है, ठीक है। फिर व्यवसायिक प्रतिष्ठा, दूसरा उसका व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा व्यापार है। तो ऐसे लोगों को जो ये सारे लाभ प्राप्त हैं वो उत्तम व्यवहार में बाजी मार ले जाएंगे, मतलब उत्तम व्यवहार में वो लोग ही जीत जाएंगे। आई बात सबके समझ में। फिर कह रहा है yes, इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, ठीक है। यानी कि जिनके जो व्यक्ति हर सुख सुविधाओं से संपन्न है, ठीक है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ही यदि हम उत्तम व्यवहार का हकदार माने तो क्या है, ये जो हमारा निर्णय होगा, जो हमारा फैसला होगा वो निष्पक्ष नहीं होगा, वो पक्षपात पूर्ण हो जाएगा, कि उनको तो हर तरीके से पहले सारी सुख सुविधा प्राप्त है, ठीक है, उनको अच्छा व्यवहार करने में क्या दिक्कत है। अरे व्यवहार उनका देखो ना, जिनके पास कुछ नहीं है खाने पीने के, जिनके पास लाले पड़े हैं, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है कि तू निम्न जाति का है, तू इसको मत छू, तू उसको मत छू, तो क्या वो व्यक्ति उत्तम व्यवहार कर सकता है सबके साथ, कर सकता है क्या, उसका कुछ व्यवहार जो है उन लोगों से असमान हो जाएगा। आई ना बात सबके समझ में ये वाली, कि लेखक क्या कहना चाह रहा है,
यस मैम। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्योंकि ये जो सुविधा है संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। ठीक है, ये जो हमने जो निर्णय दिया है, जो सुविधा हमने दी है, वो सिर्फ हमने उन लोगों को दे दी, मतलब जो लोग संपन्न है, हर तरीके से संपन्न है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये निर्णय हमने उनके हक में ही दे दिया। अतः न्याय का तकाजा यह है, न्याय का नियम क्या है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, इस आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों जो मतलब मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। यहां पर क्या कह रहा है कि न्याय का तकाजा क्या है कि यहाँ पर जो हमारे तीसरे प्रयासों की असमानता है, जो हमारे तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है, मनुष्य के अपने वश की बात क्या है कि वो व्यवहार किसके साथ कैसा करे, असमान करे या एक समान करे। ठीक है, ये मनुष्य के वश की बात कही गई है। लेकिन दूसरा क्या है, इसके आधार पर क्या करते हैं हम, इस आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहरा देते हैं। फिर कह रहा है कि वहां जो प्रथम दो आधार बताए हैं जो मनुष्य के वश की बातें नहीं है, मनुष्य के वश की बातें क्या क्या नहीं है कि उसने किस कुल में जन्म लिया है, उसकी पारिवारिक ख्याति कितनी है, उसको पैतृक संपदा कितनी मिली हुई है, उसकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा कितनी है, ये मनुष्य के वश की बात नहीं है। ये मनुष्य को पिछले जो हमें विरासत में ही सारी चीजें मिली हुई होती है। हाँ, ये होता है कि कोशिश करके हम उसको और आगे बढ़ा लेते हैं, या जो बहुत बच्चे जो बहुत मतलब होशियार होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, गरीब बच्चे भी ऐसी बात नहीं है कि भाई वो अमीर नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश और प्रयत्न उसको बहुत ज्यादा अधिक करने पड़ेंगे। ठीक है, वो बन जाएगा। लेकिन अंबेडकर जी के समय पर क्या था, जातियों में भेदभाव था, सबको उच्च और निम्न समझा जाता था। तो यहाँ पर क्या थी, मनुष्य की वश की बातें नहीं थी कि उसने किस जाति में जन्म लिया, ठीक है ना, उसको पैतृक संपदा कितनी मिली, उसके परिवार की ख्याति कितनी है, और ये सब लोग, ये जो सब चीजें किसके साथ होती थी, जिन्होंने उच्च जाति में जन्म लिया है, ये चीजें उन्हीं को मिलती थी। क्योंकि जातियों में तो पहले से भेदभाव था, जिसने निम्न जाति में जन्म ले लिया उसको तो पहले से ही निम्न दृष्टि से, नीची दृष्टि से ही देखा जाता था, उसको कोई व्यापार करने का अधिकार नहीं था, कोई अपनी प्रसिद्धि करने का अधिकार नहीं था, वो अपने मन मर्जी से अपने पेशे का चुनाव नहीं कर सकता था। तो वो आगे भी बढ़ता तो किस तरीके से आगे बढ़ता, क्योंकि हर चीज पर क्या रोक लगाई गई थी, ठीक है ना, हर चीज पर रोक लगा दी गई थी। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जो मनुष्य की वश की बात ही नहीं है, तो उन लोगों के साथ यदि हम असमान व्यवहार करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल अनुचित होगा। प्रथम दो जो आधार है, कौन से आधार, ये असमान प्रयत्न और असमान व्यवहार, इसको तो मनुष्य फिर भी अपने वश में कर सकता है। लेकिन जो ये चीजें हैं यहां से लेकर ये, ठीक है, ये तक, यहां से लेकर ये जो चीजें हैं, ये मनुष्य के अपने वश की बात उस समय नहीं थी। ठीक है, तो इस आधार पर यदि उन व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए, तो ये बिल्कुल अनुचित है। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता देना, ठीक है। ओके। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, यदि समाज की यदि अपने सदस्यों से, जो उसके सदस्य हैं, उसे बहुत ज्यादा उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो यह संभव है तब जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि यदि समाज के सभी लोग, ठीक है, सभी उपयोगिताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी समाज में जो सबको मिला हुआ, चाहे वो सुख सुविधा हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई अवसर हो, चाहे वो कोई पेशा हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, तो वो तभी संभव है, कब संभव है, जब सारे उन चीजों का उपयोग ले और सब उनका लाभ प्राप्त करें। वो तब सब कब संभव है, जब समाज के सदस्यों को शुरू से ही, आरंभ से ही, ठीक है, समान अवसर और समान व्यवहार, सबको एक जैसा चीज सबको उपलब्ध करवाई जाए। आ गई बात ये वाली सबके समझ में?
यस। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता। जो हमारी क्षमता होती है, ठीक है, क्षमता सॉरी, यहाँ पर जो हमारी समानता होती है, उसकी जो उचितता है वो यहीं पर समाप्त नहीं होती है। इसका और भी आधार है, एक आधार और है। अब जैसे एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, राजनेता है, ठीक है, उसको बहुत बड़ी जनसंख्या के सामने भाषण देना है या कुछ कहना है या कुछ देना है, ठीक है, पाला पड़ा, तो वो क्या करेगा, अपनी जनता से व्यवहार करते समय, जब वो अपनी जनता से व्यवहार करेगा, उस सारी जो बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके सामने उपलब्ध हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं उसके सामने, अब वो जब उनसे व्यवहार करेगा, चाहे वो कुछ कहेगा चाहे वो कुछ देगा, ठीक है, तो राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, उस राजनेता के पास इतना समय नहीं है कि वो प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। यहां पर लेखक ये कह रहा है कि उस राजनेता के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर एक के बारे में जानकारी उपलब्ध करे। उसकी सोच, जो व्यवहार राजनेता उसके साथ कर रहा है, उन सबके साथ कर रहा है, उस व्यवहार के संबंध में उन लोगों की क्या सोच है, जरूरी नहीं सबकी एक सोच हो। कोई उसकी सोच, कोई उस राजनेता की बात को गलत मानता होगा, कोई सही मानता होगा, कोई ठीक मानता होगा, कोई बिल्कुल ही गलत मानता होगा, ठीक है, ये है। फिर लेकिन और ना वो उसके पास इतना समय होता है कि वो सबकी जानकारी प्राप्त कर सके, जिससे जिससे क्या करे वो, कि सबके व्यवहार से या सबकी, मतलब वो ये नहीं, वो राजनेता ये नहीं कर सकता कि सबकी क्षमताओं को अलग अलग पहचान कर, सबके व्यवहार को अलग अलग पहचान कर उनके साथ उस तरीके से व्यवहार कर सके। मेरी बात समझ में आई सबको? जैसे मान लो हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, हमें भाषण देना है किसी भी विषय पर, ठीक है, तो मेरे पास या तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि उसके इस विषय में जो मैं उससे बात कहूंगा उस विषय में उनकी क्या राय होगी या इनकी क्षमता उस चीज में कहाँ तक विकसित है, ये क्या सोचेंगे। तो वो क्या करता है, सबके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता, वो उस समय सबके साथ एक समान व्यवहार करेगा। लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, राजनेता को उदाहरण दिया है, उसने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि तब जब जनसंख्या हमारे सामने भीड़ होती है तब राजनेता क्या करता है, सबके साथ एक ही व्यवहार करता है, अलग अलग व्यवहार नहीं करता। चाहे तब वहां पर भले ही जातियां अलग अलग हो, लेकिन जो वो बात कहेगा सबको एक ही कहेगा, अलग अलग नहीं कहेगा। ये बात मेरी समझ में आई जो मैं कहना चाह रही हूं, ठीक है। वो ये नहीं कर सकता कि सब इंसानों के अनुरूप सबके साथ अलग अलग व्यवहार कर सके या अलग अलग बात कह सके, ठीक है। फिर कह रहा है कि वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ये कह रहा है कि मान लो किसी की आवश्यकताएं ज्यादा है, किसी की क्षमताएं कम है, ठीक है, किसी में कुछ ज्यादा करने की शक्ति है, ठीक है, लेकिन उसकी आवश्यकताएं क्या है, कम है, ये ठीक हो गया, ये सही है। लेकिन व्यवहार चाहे, ये व्यवहार आवश्यक हो सकता है कि हम व्यक्ति की क्षमताओं या उसकी आवश्यकता के अनुसार उनके साथ अलग अलग व्यवहार करें, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही टाइम पर, कुछ विशेष टाइम पर ही हम समय पर ऐसा कर सकते हैं, हर समय नहीं कर सकते। जब हमारे सामने व्यक्ति कम है, ठीक है, 5 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, तब हम चारों के साथ अलग अलग व्यवहार कर लेंगे और वो उचित भी है, वो क्या है, उचित भी है। तो कुछ समय या कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए हम अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन यदि मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए या यदि इंसानियत को सामने रखकर देखा जाए तो समाज जो है वो दो वर्गों में या दो श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। भाई तू उच्च जाति का है या तू निम्न जाति का है, हम इस तरीके से उसको नहीं बांट सकते। ना ही दो श्रेणी में बांट सकते हैं कि पहली श्रेणी ये है, दूसरी श्रेणी ये है, कि पहले सारी सुख सुविधाएं इसको मिलेगी, इसका नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, ठीक है। इसलिए मानवता के दृष्टिकोण से हम समाज को दो वर्गों में, दो श्रेणियों में नहीं बांट सकते। हाँ, यदि आवश्यकता है, यदि हमारे पास समय है, हमारे सामने कम लोग हैं,
तो फिर भी हम अलग अलग व्यवहार उसकी क्षमता और उसकी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे सामने बहुत भीड़ में जनता है, तब हम सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे, क्योंकि उस समय हमारी जो मानवता है, मानवता के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो वो सही होगा। क्या सही होगा? कि हम उस समय सबके साथ एक समान व्यवहार करें। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई? पहले बताओ मुझे, फिर आगे यस चलो। मैम। ठीक है सबके? यस ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या है कि राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। एक व्यवहार्य सिद्धांत क्या होता है? जो व्यवहार उचित, सबके साथ समान व्यवहार हो, उसकी आवश्यकता रहती है। और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उस समय राजनेता को क्या चाहिए? उसको व्यवहार्य सिद्धांत अपनाना चाहिए। जब उसके सामने बहुत संख्या में भीड़ है, ठीक है, तब उसको क्या व्यवहार्य सिद्धांत अपनाना चाहिए? कि वो सबके साथ एक समान व्यवहार करे, अलग अलग व्यवहार उस समय वो नहीं कर सकता। राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि राजनेता जो है वो एक समान व्यवहार इसलिए नहीं करता कि उसकी दृष्टि में सब लोग समान है, ठीक है ना, बल्कि किस लिए करता है वो? कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। उस समय ये जो कह रहा है, ठीक है, कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि उस समय वर्गीकरण करना और श्रेणी में बांटना संभव नहीं होता है, इसलिए वो एक समान व्यवहार करता है वहां पर। आई ना बात सबके समझ में? ठीक है, क्या कह रहा है कि राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, उसके लिए सब लोग समान नहीं होते हैं, बल्कि उस समय वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है, मतलब संभव नहीं होता है। वो उस समय लोगों को वर्गों में नहीं बांट सकता है और ना ही श्रेणियों में विभाजित कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस प्रकार जो समानता है वो क्या है? यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है। समानता जो है सिर्फ कल्पना में ही की जा सकती है। यदि मैं संविधान लागू कर दूंगा या किसी को आरक्षण भी दे दूंगा, उन निम्न जातियों को ऊपर उठाने की कोशिश भी करूंगा, तो भी ये कल्पना ही होगी, पूरी तरह से समानता कभी भी स्थापित नहीं होगी। ठीक है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। राजनेता को सरकार चलानी होती है, ठीक है, उसको उस समय जनता चुनती है, तो वो क्या करता है? उसके सामने सिर्फ एक ही मार्ग है उस समय कि वो सबको समान दृष्टि से देखे। और वास्तव में उसके व्यवहार की कसौटी भी यही है कि वो अपनी राजनेता की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, वो लोगों को अपनी सरकार में आने के बाद कितना लाभ पहुंचाता है। ठीक है, उस समय उसकी जो कसौटी देखी जाती है कि उस समय वो जो राजनेता है वो सबके साथ अलग अलग व्यवहार तो नहीं कर रहा है, वो सबके साथ समान है या नहीं, या वो सबको समान समझ रहा है या नहीं। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अभी और है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। अब बताओ, यहाँ पर इस वाले पेज में किसी को कोई दिक्कत या किसी चैप्टर, इस चैप्टर में किसी भी लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बता दो ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। नहीं? नो मैम। एक बार इसको पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, और जो लाइन समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन कर लिया करो, फिर नेक्स्ट डे पूछ लिया करो। ठीक है, और शायद अब 1 सितंबर से स्कूल खुल ही रहे अपने, तो फिर देख लेंगे, तुम्हारे यूटी शायद यहीं पर होंगे, ऑफलाइन ही होंगे। तो रेडी, चैप्टर सिलेबस सबके पास पहुंच गया है ना? यस मैम। यस मैम। स्टार्ट कर देना पढ़ाई करना अपनी, क्योंकि तुम्हारे यूटी के मार्क्स 20 नंबर, जैसे यूटीज के मार्क्स हो गए तुम्हारे अच्छा, प्रोजेक्ट अभी सबने सबमिट नहीं करवाया है, आज 25 हो गई है, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। कब करवाओगे जिन्होंने नहीं करवाया है? कुछ लोगों के आ गए मेरे पास, 12-15 शायद आ गए, जिसमें दीपक, पूजा, दिव्या, खुश, टीना, पिंकी, कनिका, अनुष्का, ऐसे कुछ लोगों के नाम मुझे याद हैं, बाकी सब पड़े हुए मेरे पास।
तो जल्दी से जल्दी सबमिट करवाओ। बना लिया क्या सबने? सबने बना लिया क्या? जवाब थोड़ी देंगे अभी। चलो कोई नहीं, बाय सबको। ठीक है, अब अपन कल वितान लेके बैठना है सब लोग, कल ही वो नया चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर। ओके Yes. ओके बाय।